हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ईटीपी स्टार। आई एम प्रिया गौतम, योर फिजिक्स फैकल्टी। और इस वीडियो में आपके 9th क्लास से रिलेटेड जितने भी चैप्टर हैं उन सब चैप्टर्स के फॉर्मूले मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ, क्योंकि आपको भी पता है कि जो एनटीएससी का एग्जाम होता है उसमें बहुत सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और लास्ट टाइम पे हमारा रहता है कि फॉर्मूला याद नहीं है, ये नहीं है, तो पूरे फॉर्मूले का रिवीजन एक साथ आपको करना यहाँ पर बहुत जरूरी है। तो इस वाली जो वीडियो है इसमें हम पूरे क्लास 9th के जितने भी चैप्टर जो एनटीएससी से रिलेटेड है उन सबके फॉर्मूला एक साथ यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। तो स्टार्ट करते हैं पूरे फॉर्मूला। तो सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है वो है कौन सा, देखो मोशन। ठीक है, तो इस मोशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके हमेशा जो आपको काम आने वाले हैं वो है, तो पहले बात करूं तो स्पीड का सीधा सीधा है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो अब स्पीड में भी टू टाइप्स की स्पीड होती है, जैसे एवरेज स्पीड हो गई और इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। तो अगर वो एवरेज स्पीड आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है तो आपको टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। नाउ इंस्टेंटेनियस स्पीड अगर आपसे वो पूछता है तो आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए हमें पता है इंस्टेंटेनियस मतलब एक मूवमेंट, एक इंस्टेंट पर स्पीड पूछ रहा है, उसके लिए आपको सीधा सीधा क्या करना पड़ेगा, जो डिस्प्लेसमेंट आपको दिया होगा उसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, दैट मींस डी इज बाय डी टी। स्पीड के बाद हम बात करते हैं वेलोसिटी की। हमें पता है स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी के लिए हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम करते हैं, क्योंकि अगर हम डिस्टेंस को, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, अगर हम डिस्टेंस को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखें, विद डायरेक्शन देखें, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट, अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी। नाउ देन वापस से वेलोसिटी, एक एवरेज वेलोसिटी, एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। एवरेज वेलोसिटी के लिए आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम करना है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए आपको सिंपली आपका जो डिस्प्लेसमेंट है उसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने देना है। तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसको अगर आप टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगी। मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी विद डायरेक्शन, अगर आपको पता है वेलोसिटी का अगर आप डायरेक्शन हटा के सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो वो क्या हो जाएगी, आपकी स्पीड हो जाएगी। नाउ एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम अगर आप करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। और अगर आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बताना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, वेलोसिटी वेक्टर का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे, इट मींस dv बाय dt। तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। कौन सा एक्सेलरेशन मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिल जाएगा। मूविंग ऑन, इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी 3 होती है, तो कौन सी कंडीशन होती है जिसमें हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। पहला तो जो मोशन है शुड बी स्ट्रेट लाइन या फिर 1D मोशन। 1D मोशन होना चाहिए, मतलब मोशन कौन सा होना चाहिए, 1 डायमेंशन मोशन होना चाहिए, मतलब कि चाहे हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो बट 1 डायमेंशन होना चाहिए। दूसरी चीज, एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट होना चाहिए, एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है तो आप ये इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज ये इक्वेशन आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो v इज इक्वल टू u प्लस at। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन। अब ये सारे वेक्टर क्वांटिटीज है हमें पता है। और एक्सेलरेशन कौन सा है, एक्सेलरेशन है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब सेम एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द जर्नी। सेकंड इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये हमारी तीनों मोशन की इक्वेशन हो गई। कब अप्लाई करनी है ये मैंने आपको बता दिया। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो हम इक्वेशंस को हाथ भी नहीं लगाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की जिसपे अब तक बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, वो है कि nth सेकंड में कितना डिस्टेंस पार्टिकल ने ट्रेवल किया है। nth सेकंड में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, दैट इज u प्लस a बाई 2n माइनस 1। यहां पर u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सेलरेशन, n क्या है, जिस nth सेकंड में हमसे डिस्टेंस ट्रैवल पूछा गया है। तो ये वाला फॉर्मूला हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमसे पूछा है जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट फिफ्थ सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है पार्टिकल ने, लास्ट थर्ड सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है पार्टिकल ने, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा के हम आंसर फाइंड कर देंगे। नाउ नेक्स्ट मूविंग ऑन, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन हमें पता है 2D मोशन है।
ठीक है। अब इसमें जो पाथ होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में ऑब्जेक्ट का, वो पैराबोलिक पाथ होता है। उस पैराबोलिक पाथ की ट्रेजेक्टरी क्या होती है? y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और व्हाट इज थीटा? थीटा यहाँ पर हॉरिजॉन्टल से आपके वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल है। क्या है? हॉरिजॉन्टल से वेलोसिटी के, इनिशियल वेलोसिटी के वेक्टर का बीच का एंगल है, वो क्या है यहाँ पर? थीटा। और आपका जो पाथ बनेगा पैराबोलिक पाथ बनेगा, उस पैराबोलिक पाथ की ट्रेजेक्टरी, उस पैराबोलिक पाथ की ट्रेजेक्टरी क्या हो जाएगी आपकी? y is equal to x tan theta minus gx square divided by 2u cos square theta. What is u? u is the initial velocity. Initial velocity. ठीक है। अब यहां से क्या क्या चीजें आपसे पूछ सकता है? एक तो वो हॉरिजॉन्टल रेंज आपसे पूछ सकता है, उसके बाद मैक्सिमम हाइट भी वो आपसे पूछ सकता है। तो व्हाट इज द रेंज? रेंज क्या होगी? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। टाइम ऑफ फ्लाइट भी वो आपसे पूछ सकता है। व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट? कि जब वो हमने यहाँ से इसको प्रोजेक्ट किया, तो जब वो यहाँ पर पहुंचा अपनी फाइनल पोजीशन पे, तो जो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट है, जितनी देर वो हवा में रहा, जमीन में गिरने के बाद वो अंदर चला गया, कहीं चला गया, हमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जस्ट बिफोर द, जैसे ही वो ग्राउंड से टकराया, बस वहीं तक का समय वो क्या हो जाएगा? हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगी? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। ये हो जाएगी मैक्सिमम हाइट। अगर वो जहां तक हमसे क्वेश्चन में बोला कि वो मैक्सिमम हाइट बताओ जहां तक वो पार्टिकल गया है, ये हो जाएगी हमारी मैक्सिमम हाइट। नाउ मूविंग ऑन, फोर्स एंड एनएलएम। फोर्स एंड एनएलएम में जो फॉर्मूला है, देखो फोर्स एंड एनएलएम में आपको भी पता है कंसेप्ट ज्यादा है और फॉर्मूलाज इतने वो नहीं है। इसकी जगह हमको क्या ज्यादा समझ, कौन से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं? कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये वाला फॉर्मूला जो कि न्यूटन सेकंड लॉ से हम निकालते हैं। उसके बाद लीनियर मोमेंटम की बात करें तो मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है आपका इंपल्स। व्हाट इज इंपल्स? एक बहुत लार्ज अमाउंट का फोर्स अब एक छोटे से टाइम के लिए कहीं पर लगता है, तो उस पर एक इंपल्स पैदा होता है, उस पर एक इंपल्स लगता है, और वो इंपल्स कितना होता है? फोर्स इनटू वो छोटा सा टाइम इंटरवल। तो देखो, अब यहां से हमें इंपल्स का एक और फॉर्मूला मिल सकता है। इंपल्स, व्हाट इज इंपल्स? फोर्स इनटू वो छोटा सा टाइम इंटरवल जिसके लिए वो फोर्स लगा है। अब हमें क्या पता है? F इज इक्वल टू dp बाई dt, न्यूटन के सेकंड लॉ से हम ये जानते हैं। तो अगर F की वैल्यू में यहाँ पर डेल p बाई डेल t लिखूं, तो यहाँ पर ये डेल t कट जाएगा, तो मतलब इंपल्स को हम चेंज इन मोमेंटम भी बोल सकते हैं। इंपल्स को हम क्या बोल सकते हैं? चेंज इन मोमेंटम। तो दो फॉर्मूले यहां पर आपके पास इंपल्स के हो जाते हैं, एक तो चेंज इन मोमेंटम और एक फोर्स इनटू टाइम इंटरवल। तो ये वाले फोर्स एंड एनएलएम के लिए आपको याद रखना है। नाउ मूविंग ऑन, हम आ जाते हैं ग्रेविटेशन पर। ग्रेविटेशन का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स, ग्रेविटेशनल जो लॉ है न्यूटन का, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, उससे हमने फोर्स निकाला। दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स कैसे? Gm1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये एक मास है m1, ये एक मास है m2, इनके बीच का डिस्टेंस अगर r है तो दोनों के बीच में जो फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? Gm1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। इसके बाद ग्रेविटी कैसे निकालते हैं किसी भी प्लेनेट पे, मैं बात नहीं कर रही आपसे अर्थ पे, किसी भी प्लेनेट पे, किसी भी या फिर अर्थ पे कहीं पर भी अगर आपको ग्रेविटी फाइंड करनी है, मून पे आपको ग्रेविटी फाइंड करनी है, तो Gm बाई r स्क्वायर। व्हाट इज m? मास ऑफ प्लेनेट, रेडियस ऑफ प्लेनेट r, g इज इक्वल टू ग्रेविटी इज इक्वल टू Gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब आपको अर्थ पर ग्रेविटी फाइंड करनी है, तो g की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 आप पुट करोगे, मास ऑफ अर्थ आप पुट करोगे और रेडियस ऑफ अर्थ आप पुट करोगे और g की वैल्यू पुट करोगे, तो आपको g पे जो ग्रेविटी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो आपको यहां से मिल जाएगी। ठीक है। उसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है कि अगर आप अर्थ की सरफेस से किसी h हाइट पर चले जाते हैं, ये अर्थ की सरफेस है और h हाइट पर आप चले जाओ, जैसे कि ये अर्थ की सरफेस है और h हाइट पर आप चले जाओ। अब आपसे पूछा जाए कि h हाइट पर क्या ग्रेविटी होगी, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? ग्रेविटी ऑन हाइट
G ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 2h/r। अब यहाँ पर बहुत बार आपसे परसेंटेज में भी वैल्यू पूछी जाती है कि कितना परसेंट ग्रेविटी हो जाएगी वहां पर इस h हाइट पर। तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, G माइनस 2hg डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू GH। अब आप यहां से क्या करोगे, सिर्फ r सिर्फ इसके डिवाइड में है, ठीक है, डिवाइडेड बाय r। इस आप ये नेगेटिव वैल्यू है, इसको उधर ले जाओ, GH को इधर ले आओ, तो G माइनस GH। इसको उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये इसको उधर ले जाओगे तो 2h डिवाइडेड बाय r, और इसका जो ये छोटा वाला g है इसको यहाँ पर डिवाइड में लिख दो। अब आपको परसेंटेज निकालना है, तो आपको इसका अगर परसेंटेज निकालना है तो आपको ये वाली वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब अगर आपसे सीधा सीधा इस आपको बोल दिया इतने किलोमीटर हाइट पर परसेंटेज बताना है, तो 2h डिवाइडेड बाय r को सिंपली आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब g माइनस GH डिवाइडेड बाय G। परसेंटेज में अगर आपसे पूछ रहा है तो कितना, 2h डिवाइडेड बाय r इंटू 100। ये क्या हो जाएगा आपका परसेंटेज। जो आप h हाइट पर जाओगे तो वहां पर आपकी ग्रेविटी का जो परसेंटेज हो जाएगा वो आपको ऐसे फाइंड करना है। अब ये तो हाइट की बात हो गई। अब बात करते हैं कि d डेप्थ में चले जाओगे तो डेप्थ में ग्रेविटी कितनी हो जाती है, अर्थ की सरफेस पर ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस डी बाई आर। डी क्या है, जितनी डेप्थ में आप जा रहे हो, आर क्या है, रेडियस, अर्थ की रेडियस, रेडियस ऑफ अर्थ। इसके बाद बात आती है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से अगर हम अर्थ की सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करें कहां तक पहुंचाने के लिए, इन्फिनिटी तक पहुंचाने के लिए, तो वो वेलोसिटी हमारी एस्केप वेलोसिटी होती है। क्या हो जाता है, √2gm/r। यहाँ पर m क्या है, मास ऑफ अर्थ, और रेडियस ऑफ अर्थ क्या है, r। ऑर्बिट वेलोसिटी, किसी प्लेनेट के अराउंड अगर कोई सैटेलाइट किसी ऑर्बिट में चक्कर लगाती है तो उस ऑर्बिट में चक्कर लगाने के लिए उसको जो वेलोसिटी चाहिए वो क्या हो जाती है, ऑर्बिट वेलोसिटी √gm/r। मतलब कि यहाँ पर ये अर्थ है, इसकी h हाइट पर कोई सैटेलाइट चक्कर लगा रही है, तो ये तो अर्थ की रेडियस हो गई r, या जिस भी प्लेनेट के अराउंड ये चक्कर लगा रही है, जरूरी नहीं अर्थ ही हो। तो ये टोटल रेडियस कितनी है, स्मॉल r। तो स्मॉल r को मैं क्या लिख सकती हूँ, कैपिटल R प्लस h। तो इस स्मॉल r की जगह मैं और क्या लिख सकती हूँ, √gm डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस h। व्हाट इज कैपिटल R, रेडियस ऑफ प्लेनेट जिसके भी अराउंड सैटेलाइट चक्कर लगा रही है और जितनी हाइट पर वो चक्कर लगा रही है, ठीक है। अगर हम नियर द अर्थ सरफेस की बात करें, नियर द किसी प्लेनेट के सरफेस की बात करें, तो h को हम अप्रोक्सीमेटली 0 मान लेंगे, तो यहाँ पर h की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो √gm/r नियर द सरफेस हमको ऑर्बिट वेलोसिटी मिल जाएगी। नाउ मूविंग ऑन, फ्लोटेशन में कौन कौन से फॉर्मूले आपको यूज आने वाले हैं, प्रेशर क्या हो जाएगा, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। उसके बाद h ρg, यानी कि अगर आपको किसी h हाइट पर, ये लिक्विड है जिसकी डेंसिटी रो है, और किसी h हाइट पर उस पर क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है, तो आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे, h ρg। h क्या है, हाइट, रो क्या है, डेंसिटी, g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। डेंसिटी के लिए मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस के लिए आपको जो फॉर्मूला यूज करना है, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ये वाला फॉर्मूला आपको क्या देगा, रिलेटिव डेंसिटी देगा। नाउ मूविंग ऑन, वर्क एनर्जी एंड पावर में आपको पता है जो वर्क है वो क्या होता है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। और जब आप इस डॉट प्रोडक्ट को खोलोगे तो आपको क्या मिलेगा, FD cos थीटा। डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और व्हाट इज थीटा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और फोर्स वेक्टर के बीच का एंगल। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ½ mv²। अब देखो यहाँ पर आप इसको m से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, m से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर mv का इस होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। अब हमारे पास लीनियर मोमेंटम क्या होता है, mv, ठीक है, तो हमारे पास इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, तो हम काइनेटिक एनर्जी को और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं p² डिवाइडेड बाय 2m।
इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मान लो कि ये अर्थ की सरफेस है, ये कोई पॉइंट है, कोई भी आप यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट मान सकते हो, इससे h हाइट पर आप किसी ऑब्जेक्ट को ले जाओ और इस ऑब्जेक्ट का मास है m, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgh। क्या हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, mgh। अब वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं तो उन फोर्स, ड्यू टू उन सारे फोर्सेस, जैसे स्प्रिंग फोर्सेस लग गया, फ्रिक्शन फोर्सेस हो गया, ग्रेविटेशन फोर्सेस हो गया, उन सारे फोर्सेस की वजह से जो वर्क डन हुआ है उस वर्क डन का टोटल सम, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये क्या हो जाती है हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम, यानी कि एक ऑब्जेक्ट पर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन फोर्सेस की वजह से सारे वर्क डन का सम इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, उसके बाद पावर, पावर होती है वर्क अपॉन टाइम। वर्क को हम क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब हमको पता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड टाइम कितना होता है, वेलोसिटी। इसका मतलब पावर को हम फोर्स इनटू वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, तो पावर को दूसरी फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो ये सारे फॉर्मूला थे हमारी वर्क एनर्जी पावर के। नाउ मूविंग ऑन, साउंड, साउंड की बात करें तो साउंड में आपसे क्या क्या पूछेगा, एक पूछेगा टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी देगा, टाइम पीरियड पूछेगा। तो टाइम पीरियड क्या होता है, 1/फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और जो अगर फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 1/टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी इंटू टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1। ये वाला फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ वेव की बात करूं, वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होती है, वेवलेंथ, वेवलेंथ डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। अब देखो यहां से मुझे पता है कि जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। इसकी जगह मैं अगर 1/n पुट कर दूं तो v इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय 1/n। तो क्या मैं वेलोसिटी ऑफ वेव को n लैम्डा मतलब फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ भी लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो वेव वेलोसिटी मेरे पास क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। ये हमारे 9th क्लास के रिलेटेड जितने भी चैप्टर हैं जो हमसे NTSC में पूछे जाते हैं फर्स्ट लेवल में फिजिक्स में, वो सारे फॉर्मूला का एक साथ आप रिवीजन इस वीडियो में कर सकते हो। तो इसी तरह आप हमारे साथ और भी वीडियोस को देख सकते हो। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच।